अब बस हो गया है, अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम फिर से पेपर दें। जस्ट फोकस ऑन देयर करियर इन टीचिंग लाइन, फिर से एग्जाम देने जाएं, फिर से वही चीज़ें करें और फिर से जो है वो हमें रिजल्ट में आए नॉट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इतना डिमोटिवेट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं, उस बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप लोगों को यहाँ इस चैनल पर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। अभी तक जितना भी स्टूडेंट्स के साथ में मेरा इंटरेक्शन रहा है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ आप सभी को। मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 3+ ईयर्स का रह चुका है एंड और भी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे हम मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि नेशनल लेवल पर होता है और इसको क्रैक करते ही आप पीएचडी में एनरोल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी में अक्रॉस इंडिया या फिर किसी भी कॉलेज में अक्रॉस इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है या अगर आप ये चाहते हैं कि आप पीएचडी अपनी खुद से फंड कर सकें, यानी आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा मिले और आप इस स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करके अपने 5 साल की पीएचडी खुद से फंड कर सकें विद अ वेरी हैंडसम अमाउंट, तो आपके लिए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो कई बारी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है, मतलब नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, वैलिडिटी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेट मी क्लियर दिस डाउट फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल कर देता है ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड अगर हम वहीं जेआरएफ की बात करें तो वो सेम एग्ज़ाम ही होता है। अच्छा, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत हो जाती है, ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या हमें नेट के लिए अलग एग्ज़ाम और जेआरएफ के लिए अलग एग्ज़ाम देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही पेपर होता है। कट ऑफ के बेसिस पर आपका नेट का कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा हाई होता है। इसीलिए जेआरएफ क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नेट क्वालिफाई करने से। देयरफॉर जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। जेआरएफ क्वालिफाई करते ही आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, विच मीन्स कि आप इंडिया में कहीं पर भी अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट में अगर आप चाहते हैं पीएचडी करना, तो आप वहाँ पर एनरोल जैसे ही करते हैं आपको ये स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने लगता है जिससे आपकी पीएचडी फंड हो जाती है। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसलिए भी हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें, उनके लिए हम वैल्यूएबल हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, और इसके लिए पीएचडी एंड मास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मास्टर्स एक लिमिट कर देता है कभी कभी हमें कि मास्टर्स के बाद बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं नॉट टू गो इन टू जेआरएफ एंड जस्ट फोकस ऑन देयर करियर इन टीचिंग लाइन। तो उस टीचिंग लाइन के करियर में जाने के लिए भी नेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। अच्छा, अब ये भी होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हमें बनना है तो हमें नेट क्वालिफाई करना है, और भी क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सिर्फ नेट क्वालिफाई करना ये एक पैरामीटर नहीं है, आपको काफ़ी प्रोएक्टिव होना पड़ता है नेट क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं क्या नेट क्वालिफाई हो गया, अब आगे क्या करना है, या जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, अब आगे क्या करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जब जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिस कॉलेज से वो मास्टर्स कर रहे थे वो उसी कॉलेज में ही पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है कि नहीं, मुझे तो इसी जगह से पीएचडी करनी है। अब वहाँ पर जाने के लिए उनको उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो वहाँ का होता है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, क्योंकि भाई आपने नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ऑब्वियसली आप वहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्पशन पा सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू आपको फिर भी देना पड़ता है। इंटरव्यू के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पोस्ट दैट अगर हम सिर्फ नेट की बात करते हैं तो
अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी आपको प्रोएक्टिवली देखना होगा कि कौन से फॉर्म्स लाइव हैं, कहाँ पर भर्तियाँ हैं, कहाँ पर नई भर्तियाँ चालू हो चुकी हैं। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं राइट आफ्टर यू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, क्योंकि असली जंग जो है वो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद शुरू होती है। इसके लिए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, हम जितने भी यहाँ पर आपके लिए डेडिकेटेड हैं, हम टाइम टू टाइम जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं उसके रिगार्डिंग भी सेशंस करते रहते हैं। सो काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल जर्नी रही है अभी तक हमारी, और हम आगे भी और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर करना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ डेली बेसिस पर जुड़ भी रहे हैं। नेट जेआरएफ क्यों इम्पॉर्टेंट है इस पर तो हमने बात कर ली, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और आपको पीएचडी में हेल्प कर सकता है। अब बात ये होती है कि नेट जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कब किया जाता है। तो बेसिकली एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि नेट एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि इसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अच्छी बात ये है जो अभी मैं बात कर रही थी, दैट्स कि नेट का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, विच गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम गलतियां करने के लिए भी। मतलब इट अलाउज यू टू डू मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन री अप्लाई दोज जो भी आपने गलतियों से अपने सीखा है उस चीज़ को री अप्लाई करने में भी हेल्प करता है। तो जैसे आपका जून अटेम्प्ट होता है, एक साइकिल जून साइकिल होती है, दूसरी आपकी दिसंबर साइकिल होती है। अब जो स्टूडेंट्स मास्टर्स में रह रहे हैं, जो बच्चे मास्टर्स में अभी हैं, अपनी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में हैं, उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम नेट का पेपर दे सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल नेट का पेपर दे सकते हैं। अगर इवन आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप नेट का पेपर दे सकते हैं। और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड की है, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि आप नेट का पेपर दीजिए। रीज़न क्या है कि एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा पेपर के पैटर्न का, कि क्या पैटर्न है पेपर का जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कहाँ पर आप लैक करते हैं, या फिर आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं वो आपको पेपर दे करके पता चलता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं वो भी आपको पता चलता है। अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी, तो हमारे मेगा पैक में जुड़ना ना भूलें, जहां आपको मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। अधिक जानकारी और एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सिलेबस आप कितना भी सिलेबस देख लीजिए, आप कितना भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पीवाईक्यूज आप देख लीजिए, जब तक आप रियल टाइम में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उस पेपर को, आपको जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं वो आपको और कहीं से भी सीखने को नहीं मिल सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अपना पेपर दीजिए, एक बार एक्सपीरियंस लीजिए कि कैसा पेपर आता है, बेस्ड ऑन दैट अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए, और उसके बाद दोबारा जो दूसरी साइकिल होती है विच हैपन्स इन दिसंबर, 2 साइकिल ये होती है, एक जून में और एक दिसंबर में होती है। तो जून में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको वो हेल्प करेगा दिसंबर में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर पेपर 2, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अपने मेन पेपर पे बड़ा ही कमांड होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पेपर 1 पेपर 2 ये क्या है? तो आइए पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। नेट का पेपर जो कंडक्ट कराता है एनटीए, उसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2। दैट मीन्स देयर आर 2 पेपर्स दैट हैपन्स। अब पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? पेपर 1 आपका जनरल पेपर है जो हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है। इसमें आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, विज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, ये ये सारे आपके जो कम्युनिकेशन, आई थिंक आई मिस्ड इट। सो ये सारे आपके यूनिट्स हैं जो पेपर 1 में आते हैं। पेपर 2 आपका पेपर स्पेसिफिक होता है, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, विच मीन्स जो आपके मास्टर्स का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मास्टर्स एनवायरनमेंट साइंस में है, तो मुझे यूजीसी का पेपर 2 ईवीएस भरना होता है फॉर्म फिलिंग करते टाइम। तो ईवीएस के बच्चे के लिए भी पेपर 1 कॉमन है, कॉमर्स के बच्चे के लिए भी पेपर 1 कॉमन है। सो पेपर 1 हर एक स्टूडेंट के लिए, जितने भी आपके पेपर्स हैं एनटीए जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उनमें पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, और पेपर 2 आपका एग्ज़ाम स्पेसिफिक है। अब बात आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो जी नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट में एज ऑफ नाउ, एंड आपके हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। सो टोटल जो है वो आपके 300
150 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें NTA अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलती है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ओनली। अब यहाँ पर नेट की कट ऑफ आपकी लो आती है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। JRF की कट ऑफ आपकी हाई जाती है और इसके बेसिस पर आपको नेट का सर्टिफिकेट या JRF का सर्टिफिकेट मिलता है। अब सर्टिफिकेट वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो नेट का जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। येस, यू हर्ड दैट राइट। यानी कि अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप कभी भी इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन JRF की वैलिडिटी इज़ जस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि JRF क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर किसी भी PhD प्रोग्राम में एनरोल कर लेना है ताकि आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे भी सवाल करते हैं कि मैम हमने JRF क्वालिफाई कर लिया बट हमें PhD नहीं करनी है, तो हमारी फेलोशिप आएगी क्या? कैसी बातें करते हैं आप? अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है और जिस मोटिव से आपको स्कॉलरशिप मिलती है JRF के थ्रू, अगर आप वही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्यों प्रोवाइड करेगी? तो आपको PhD में एनरोल करना होता है 2 साल के अंदर अंदर, अदरवाइज आपका JRF का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहती, उसकी वैधता ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा नेट की प्रिपरेशन में अगर हम बात करें, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअली काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं अपने नेट के या JRF के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस, वो अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जामिनेशन का अगर हम पैटर्न देखें ओवर टाइम तो काफ़ी चेंज हुआ है पैटर्न एज इन उस तरह से चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वाइज कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन जो चीज़ें मेंशन्ड है सिलेबस में उससे कई गुना ज़्यादा अप होकर के, अपग्रेड होकर के NTA ने क्वेश्चंस फ्रेम करने शुरू कर दिए हैं। सो यू need to have conceptual clarity of every unit, every topic, and also you need to learn few things. You know, you need to do much more homework than we used to. पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था, so I have qualified नेट 3 times, जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो बेसिकली ऐसा होता था कि अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक है पेपर 1 की, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है पेपर 1 की, अगर आपने उसमें से यूनिट्स को पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, PYQs कर लिए हैं, आप जा कर के पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, कुछ कभी कभी हो जाता है कि हम कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि हमारा DI काफ़ी लेंदी आ जाता है कभी कभी, या हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन है मे बी वो वीक हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, हमारे क्वेश्चंस छूट गए। बट पेपर 1 वॉज ईजियर बैक देन, बट अगर हम अभी देखेंगे तो काफ़ी एक आप कह सकते हो अपलिफ्टमेंट आया है क्वेश्चंस के टाइप्स में। जिस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कर दिए हैं और हटके क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में साथ आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन में क्या चीज़ें नई हो रही हैं इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपके पास प्लेथोरा ऑफ नॉलेज होना चाहिए। इवन अगर आप 50 क्वेश्चंस करना चाहते हैं ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 तो खैर समंदर है, उसका तो सिलेबस इज़ लाइक अनएंडिंग। आप जो भी चीज़ें पढ़ते जाते हो हर एक चीज़ से एक और चीज़ निकल करके आ जाती है। अगर आप भी कर रहे हैं UGC नेट की तैयारी तो हमारे मेगा पैक में जुड़ना ना भूलें, जहां आपको मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। अधिक जानकारी और एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सो व्हाट हैपेंस इज कि इस जर्नी में जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, हम कभी कभी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सही से नहीं रख पाते हैं, या फिर हम अपने आप को खुद भी अपग्रेड नहीं करते हैं विथ चेंजिंग टाइम। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, जिस तरह से समय बदल रहा है या क्वेश्चंस बदल रहे हैं इन जनरल की अगर हम बात करें, तो हम कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी आपको क्या करना है, जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं नेट या JRF का एग्ज़ाम फॉर एन नंबर ऑफ़ रीजंस, वो एन नंबर ऑफ़ रीजंस क्या हो सकते हैं। इनमें से एक रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट आउट कर दिया है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं नॉलेज के साथ, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मे बी हो सकता है आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस इनफ नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में जा कर के आपको वो डर हो जाता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आपने सारे फैक्ट्स पढ़े हैं, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लेकिन आपने रियल में क्वेश्चंस नहीं देखे, और क्योंकि आपने क्वेश्चंस नहीं देखे तो आपको आपके दिमाग ने
इसको ट्रेन नहीं किया अपने आप को कि यार ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, आई एम नॉट रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस। आपको नहीं पता कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं पता कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको नहीं पता कि मैच द कॉलम के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं पता है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आप एग्ज़ाम में डर के मारे भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है कि आपके अंदर अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई है, हो सकता है कि आपने चीज़ों को इतना प्रैक्टिस ही नहीं किया है कि आपको वो चीज़ बाद में रिटेन हो पाए, क्योंकि हमारी मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें स्टोर होती हैं, हमारे सामने जब क्वेश्चंस आते हैं तो वही सबकॉन्शियस मेमोरी हमें बताती है कि भाई ये हमने यहाँ पढ़ा था, याद है, तो अब इसको यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। सो आपको क्या करना है, अगर आप भी 200 प्लस मार्क्स वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, क्योंकि कट ऑफ अब वैसे ही बनने लगा है, 200 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस, 200 प्लस मार्क्स अगर आप अटेन करते हैं तो आप कहीं कह सकते हैं कि आपका JRF क्वालिफाई होगा। अब ये 200 प्लस मार्क्स अगर आपको चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो तैयारी भी 200 प्लस मार्क्स की होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग, अगेन मैं एक और रीज़न जो लिस्ट आउट करने जा रही हूँ, पेपर 1 को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पेपर 2 जो है वो मेन सब्जेक्ट है, भाई हम उसमें एक्सेल कर लेते हैं, उसमें अच्छा कर लेते हैं, पेपर 1 तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो मुझसे स्टूडेंट्स ने बात की है, जिन स्टूडेंट्स ने खुद हमारे साथ जुड़ करके तैयारी की और अपना नेट और JRF क्वालिफाई किया है, मैं उनकी अगर बात करूँ तो उन्होंने खुद ये चीज़ एडमिट करी है कि मैम पेपर 1 की वजह से ना ये रह गया, पेपर 1 की वजह से ना क्वालिफाई नहीं हो पाया, पेपर 1 में ना अगली बार मैम ज़्यादा मेहनत करेंगे, पेपर 2 तो हो गया। एक और चीज़ जो है जो मैं लिस्ट आउट करना चाहती हूँ, पेपर 2 इज़ वेरी डाइवर्स का मतलब ये हुआ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। इट कैन बी एनीथिंग। इसलिए इट्स बेटर दैट आप अपने एटलीस्ट 80 नंबर जो हैं वो पेपर 1 में स्कोर कर लें, ताकि बैलेंस आउट हो जाएं चीज़ें आपके पेपर 2 में, बिकॉज पेपर 2 इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप कितना भी पढ़िए, इट्स एन ओशन, और उस पूरे ओशन को, उस पूरे समंदर को 6 महीने में या 1 साल में पूरा तरीके से ग्रास्प करना इज़ नॉट पॉसिबल। प्लस आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी 2 से 3 साल तक कर रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर्क्स हैं बहुत सारे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, PYQ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, हम सब यहाँ पर आपके लिए हैं जो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। इतने सारे पर्क्स हैं, इतने सारे एडवांटेजेस हैं जो इस एग्ज़ाम के साथ एसोसिएटेड हैं, ब्राइट फ्यूचर एसोसिएटेड है इस एग्जामिनेशन के साथ। प्लस NEP 2020 के बाद से गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, हायर एजुकेशन में चीज़ों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि UGC नेट क्वालिफाई करने वाले हर एक इंडिविजुअल को, हर एक स्टूडेंट को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट है और फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपका वेट कर रही हैं। अब क्योंकि हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो प्रोफेसरशिप और JRF का तो हमने बात कर लिया, इसके अलावा भी कुछ है क्या जो हमारे UGC नेट एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करती हूँ, जैसे एनवायरनमेंट साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ना प्रोजेक्ट एसोसिएट होते हैं, और सिर्फ एनवायरनमेंट साइंस में ही नहीं, हर तरीके के आपके सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट एसोसिएट आपके रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट होते हैं उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फेलोशिप ओनली। प्लस ये आपके एक्सपीरियंस में भी काउंट होता है, तो आपकी CV भी इम्प्रूव हो जाती है यहाँ से। आप डायरेक्ट भी जॉब लेने अगर जाओगे और आपकी CV में अगर नेट क्वालिफिकेशन है, तो आप बाकी उन लोगों से जो आपके ही सब्जेक्ट के हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपकी CV विल स्टैंड आउट एंड मेक यू लुक गुड। तो ये भी एक आप कह सकते हो पर्क है UGC नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें UGC नेट एग्ज़ाम की, तो हम मतलब एज एन, अगर मैं अपनी बात करूं किस तरह से मैंने क्वालिफाई किया है या फिर मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि कभी कभी हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखने को मिलता है, अपना एक्सपीरियंस तो है ही, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखने को मिलता है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लें, पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2 पढ़ लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे, तो ये तो हो चुका।
ये तो होने ही नहीं वाला है, इट्स नॉट गोना हैपन। सो इट्स बेटर कि जैसे ही आप कोई एक यूनिट ख़त्म करते हैं, उस यूनिट के ख़त्म होते साथ ही आप उस यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस को लगाएं, सॉल्व करें डेली बेसिस पर। अपना एक मन बनाएं कि हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, एक टारगेट लेकर के चलें। अगर आप डेली बेसिस पर टारगेट नहीं बना सकते तो एटलीस्ट आप वीकली टारगेट बना लें कि भाई मुझे सैटरडे संडे को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है। मैंने मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 पेपर 2 की थ्योरी पढ़ ली है, अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं करूँगा। आपको रिसोर्सेज पर और मटेरियल पर थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए, मतलब रिजल्ट के टर्म्स में या नेट क्वालिफाई करने के टर्म्स में, तो आपको रिसोर्सेज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट आई थिंक बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो अगर हम कुछ भी कोई भी मटेरियल ले रहे हैं तो आई थिंक बुक्स पे इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई कैन से, क्योंकि बुक्स आपके पास हमेशा रहेंगी। ये पीडीएफ्स हो गए, ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो देखना हो गया, वो सारा भी इंक्लूडेड है। बट एक हैंडी मटेरियल हमारे पास होना चाहिए ताकि वेन एवर वी नीड वी जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड वी कैन जस्ट लैंड ओवर टू द थिंग दैट वी वर सर्चिंग अबाउट कि यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया इस किताब में। तो एक हैंडी बुक, एक रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, विच आई बिलीव। अच्छा, अब टू मच डिपेंडेंस ऑन दैट वन रिसोर्स कैन बी हार्मफुल। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि भाई मैंने बुक तो ले लिया बट मैं टू मच डिपेंडेंट नहीं रहूँगी इस बुक पर, आई नीड मोर रिसोर्सेज। तो भाई अगर आप इन और पैसे नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है यार नहीं यार इतना नहीं हो पाएगा, we have so many great government websites like EPG पाठशाला, ई-अध्ययन, जहाँ पर आपको ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। आपको बस जाना है, वहाँ पे सर्च करना है और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने खुद ये सारी चीज़ें की हैं, मैं अपने मास्टर्स के नोट्स भी मैंने बनाए हैं वहाँ से। उसके अलावा अगर आप और रिसोर्सेज की बात करें तो आपके पास यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं जहाँ पर आपको PYQs मिल रहे हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं। आप स्टिक रहिए, आप अपने टाइम स्केड्यूल बनाइए कि आपको अगर 2 बजे अंशिका मैम की क्लास होती है UGC नेट अड्डा 24/7 पे, तो हमें 2 बजे UGC नेट अड्डा 24/7 पर आना है, अंशिका मैम की क्लास करनी है, क्योंकि वो डेली हमें कुछ नया सिखा रही हैं, डेली हमें चीज़ें प्रैक्टिस करवा रही हैं, वो थ्योरी भी करा रही हैं, वो क्वेश्चंस भी करा रही हैं। सो लेट्स मेक टाइम एट 2 PM कि हमें क्लास में जुड़ना है। तो अगर आप इस तरह से डेडिकेटेड रह करके पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो ऑब्वियसली सक्सेस तो आपकी ही है ना, और क्यों नहीं होगी। वी विल मेक श्योर कि आप सक्सेसफुल हो। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम सक्सेस दें, उनको हम सक्सेस प्रोवाइड करें और उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए देखें, JRF होल्डर बनते हुए देखें। इसके अलावा हम रिसोर्सेज की बात तो कर चुके हैं, PYQs की हम बात कर चुके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम बात कर चुके। देन कम्स द कॉन्फिडेंस एंड एक्चुअली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं अपनी सिचुएशन को दूसरों के साथ। यार मेरे दोस्त का हो गया नेट, उसने तो पहले अटैम्प्ट में कर लिया, यार मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इट्स ऑल इन हियर। अगर आप बिलीव करते हैं कि यू कैन डू इट, यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू डू इट। मतलब सबसे बड़ा लीप होता है लीप ऑफ फेथ। एटलीस्ट आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, आप जो चीज़ें कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें आप एक्सेल कर रहे हैं। आप गलतियाँ कर रहे हैं बट आप उन गलतियों से सीख रहे हैं। सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मॉक टेस्ट दीजिए, आप इनफैक्ट ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यार मैं ना ये चीज़ आज पढ़ रहा हूँ, UGC नेट का ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, शाम को मैं तुझे फ़ोन करूँगा, तू मुझे फ़ोन कर और तू ना मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ, फिर मैं देखता हूँ कि यार मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, 2-3 फ्रेंड्स हैं जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे भी अपनी स्टडी को थोड़ा और क्रिएटिव बना सकते हैं, आप फन बना सकते हैं। आप इंटरेक्शन के थ्रू, पीयर्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम दूसरों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हो सकता है आपका जो वीक पॉइंट हो सकता है आपके दोस्त का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो आपके दोस्त का वीक पॉइंट हो। तो यू कैन ऑल्सो हेल्प ईच अदर आउट। वी आर ऑल इन दिस सेम जर्नी, वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू। आप हमसे भी कभी भी गाइडेंस ले सकते हैं। इनफैक्ट हम आप लोगों के लिए ऐसे डाउट सेशंस भी करते रहेंगे और
हमने पहले भी किया हुआ है चैनल पर, आगे भी हम ऐसे ही लाइव डाउट सेशन लेकर आएंगे जहाँ पर आप हमसे लाइव अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट है पेपर 1 या पेपर 2 में तो आप वो पूछ सकते हैं। ये हम अपनी तरफ से अपने लेवल पर आपके लिए हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, और भी अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर दें। एंड एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐड करना चाहूँगी जाते जाते। देखो, ये आपका एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, डर बहुत लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास आते हैं लाइव क्लास में कमेंट करते हैं, मैम अब बस हो गया है, अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम फिर से पेपर दें, फिर से एग्ज़ाम देने जाएं, फिर से वही चीज़ें करें और फिर से जो है वो हमें रिज़ल्ट में आए नॉट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ना ये ऐसे मुझे कभी कभी जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार इतना डिमोटिवेट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, वो अपनी लाइफ के बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि वो अपना पूरा टाइम जो अपनी फैमिली को डेडिकेट कर चुकी हैं, उस बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप अपने इतने बिजी टाइम स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल करके नेट की तैयारी कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी अ विनर। आप ऑलरेडी एक विनर हैं। आपको बस वो सर्टिफिकेट चाहिए एंड वो आपको ज़रूर मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। I'll see you again in the next podcast.